ओके, चलिए रेडी हो जाइए दोस्तों और आ जाइए बायोलॉजी के मूड में। सब कुछ ओके ओके है ना? नहीं भी है तो कर लेना है खुद से क्योंकि कोई और करेगा नहीं। तो निरंतर पढ़ाई चल रहा है ना, क्योंकि पढ़ने वाला को नौकरी हो नहीं रहा है। जरूरी है निरंतर पढ़ाई करते रहने का दोस्तों, लगातार। जब आप लगातार पढ़ते रहिएगा खुद ब खुद चार्ज रहिएगा। कभी कभी डिस्चार्ज भी हो जाइएगा तो कोचिंग विद्यार्थी इसीलिए होता है कि चार्ज रहे। ठीक है, पहला चैप्टर का जितना भी प्रश्न था सबका उत्तर होंठ पर आ गया है ना? हाँ दोस्तों, छोटा मोटा नौकरी का आप ख्वाब नहीं देखे हैं, दरोगा का ख्वाब देखे हैं। और दरोगा उतना भी आसान नहीं है कि वर्दी कोई पहन लेगा जाके। ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि जितना दिन आपका एग्जाम है उतना दिन आप कष्ट काटते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत आदमी कहता है कि कष्ट नहीं काटना जानते हैं हम लोग, आराम से पढ़ेंगे। पढ़ाई भी होगा तो कष्ट होगा ही होगा दोस्तों। जब भी कोई चीज समझने का कोशिश करिएगा दिमाग कहेगा नहीं समझेंगे, फिर दिमाग को मनाइए और जबरदस्त तरीके से समझिए दोस्तों। तो पहला चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, और ये इसलिए पूछ रहे हैं दोस्तों क्योंकि अब दूसरा चैप्टर भी आपके साथ खत्म होने वाला है। इस तरह खत्म होते जाएगा, इसलिए जरूरी है कि जो हो गया उसको 100% क्लियर करके रखना। 1 भी % कम होगा ना दोस्तों तो फिर आप बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि पहले से बहुत रेडी है। इस बार जो मेरिट में छठा है दरोगा में, वो आपके साथ जब एग्जाम में बैठेगा तो निश्चित उसका तैयारी पहले से बहुत अच्छा है। अब वो और प्लस होते जाएगा। आपकी तैयारी ऐसी रहनी चाहिए कि वो सब लाइन से हट जाए, ठीक है, और एक नया लाइन आपका बने। और इसके लिए कुछ नहीं दोस्तों, निरंतर पढ़ाई करते रहना, निरंतर। 1 सेकंड भी इधर उधर हुआ दोस्तों, सेकंड कम हो गया है, दिन ले लेते हैं क्या? खैर ज्यादा बोलेंगे आपको लगेगा अभी बहाली भी नहीं, आप प्रेशर ले रहे हैं अभी से। आइए दोस्तों हम शुरू कर देते हैं अपना टॉपिक। और कहां पर थे? अच्छा, क्या पढ़ा रहे थे? कुछ बात नोट में था नहीं जिसका हम जिक्र कर रहे थे। क्या बता रहे थे? लास्ट क्लास किसी को याद नहीं? आप बताइए, आप कहां पर थे? अच्छा, टिश्यू सिस्टम बता रहे थे, याद है? 1 मिनट, टिश्यू सिस्टम बता रहे थे, याद आ गया। आपको बताए थे कि जिस तरह मानव का शरीर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र, कई तंत्रों से मिलकर बना हो। एक बार क्लास जहां पर इंड के थे तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, जो सिलियर सब नहीं होता है, हाँ, ताकि आप फिर से याद आ जाए। तो जिस तरह एक जंतु का शरीर अंग तंत्र से मिलकर बना होता है, वैसे अंग पेड़ पौधों में नहीं होते। ये आपको पता है? नहीं है तो अब चल गया ना कि पेड़ पौधों में कोई अंग नहीं होते हैं, या जड़ तना कोई आप अंग मान सकते हैं, लेकिन उस तरह का अंग तंत्र नहीं होते हैं जो जंतुओं में होते हैं। तो फिर पौधे में क्या होते हैं? तो पौधों में उत्तक तंत्र होते हैं। क्या होते हैं? उत्तक तंत्र होते हैं। यानी कि जिस तरह हम लोगों के शरीर में कई अंग तंत्र है, उस तरह पौधों में 3 उत्तक तंत्र है, टिश्यू सिस्टम है। पौधों का शरीर, ठीक है, पौधों का शरीर किससे मिलकर बना है? टिश्यू सिस्टम से मिलकर बना है, उत्तक तंत्र से मिलकर बना है। और 3 प्रकार के ही उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। एपिडर्मल, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इसका, ठीक है। एपिडर्मल का हिंदी भी एपिडर्मल ही होता है दोस्तों, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और तीसरा
vascular टिश्यू सिस्टम, ठीक है, vascular टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल हम पढ़ लिए थे, ये शरीर का यानी पौधे का सबसे पौधों के पूरे आकार को जो देखते हैं तो सबसे बाहरी भाग किस उत्तक तंत्र का बना होता है, और इसका काम होता है पेड़ को क्या करना, सुरक्षा देना। ग्राउंड और फंडामेंटल मध्य भाग है, कौन है, पौधे के मध्य भाग है, पौधे के मध्य भाग, और इसका काम है भोजन का निर्माण और उसके साथ साथ संग्रह करना। और पौधे में भोजन का निर्माण बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए पौधों में भोजन का संग्रह करना बहुत जरूरी है। और यह भोजन संग्रह लगभग सभी भागों में होते हैं, पत्तियों को छोड़कर। और वास्कुलर सिस्टम, ठीक है, वास्कुलर सिस्टम क्या काम है, परिवहन करना, क्या करना, परिवहन करना, ट्रांसपोर्टिंग करना भिन्न भिन्न पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह। अर्थात जो काम हमारे शरीर में ब्लड करता है वही काम पौधे में कौन करता है, हमारे शरीर में ब्लड किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन ये ब्लड वाला कोई चीज पौधों में होता है तो ठीक ब्लड के तरह, जिस तरह जंतुओं के शरीर में ब्लड और हार्ट यानी कि रक्त और हृदय का कार्य है, सेम टू सेम कार्य पौधे में किसका है, वास्कुलर सिस्टम। और हम पढ़ रहे थे वास्कुलर सिस्टम के बारे में, ये दोनों तो क्लियर हो चुका था। वास्कुलर सिस्टम थोड़ा पेचीदा है, इसी को समझ रहे थे, और यहां से प्रश्न आए हुए हैं, दरोगा में भी आए हुए हैं, बीपीएससी में भी आए हुए हैं, तो इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। वास्कुलर सिस्टम सबसे आंतरिक परत और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसी का होता है, ठीक है। अगर इसको 100% बांट दे तो लगभग 60 से 70% भाग किसका है, वास्कुलर का ही, बाकी ये सब बहुत कम वाला भाग है दोस्तों। यानी कि सबसे एक पौधे के पूरे आकार में जो सबसे ज्यादा क्षेत्र लेता है वो क्या है दोस्तों, वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, वास्कुलर सिस्टम जो है यानी कि इसको हिंदी में भी संवहन बंडल कहते हैं, ठीक है। वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संवहन उत्तक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन उत्तक तंत्र कहते हैं। यह उत्तक तंत्र 3 उत्तकों से मिलकर बना होता है। कितने उत्तक से, 3 उत्तक से, जाइलम, फ्लोएम और तीसरा कैम्बियम। हिंदी नाम भी यही है दोस्तों, 3 उत्तक से बना होता है। संवहन उत्तक तंत्र कितने उत्तक से, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। अब जाइलम फ्लोएम के तो बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर में पढ़ा है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, पौधे एक तरह के होते हैं पृथ्वी पर, पौधे भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो काफी छोटे रहते हैं और काफी कम समय में अपनी आयु पूरी कर लेते हैं, जबकि कुछ पौधे 3-3 हजार साल से हमारे पृथ्वी पर मौजूद है दोस्तों। अर्थात हमारे पृथ्वी पर पौधे एक समान नहीं है, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ जल में ही रहते हैं, कुछ मरुस्थल में ही उगते हैं, कुछ हमारे आसपास जो फैले हुए हैं फलदार वृक्ष होते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे होंगे जिसमें कभी फल नहीं लगता है, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसमें कभी फूल नहीं खिलता है। देखिए जी, तो पौधे एक तरह के नहीं है, और सभी पौधे का वास्कुलर बंडल एक जैसे नहीं होते। वास्कुलर बंडल में 3 उत्तक होते हैं, लेकिन सभी का एक जैसे नहीं होते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न पौधे के वास्कुलर बंडल में ये तीनों उत्तक अलग अलग तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। यानी कि तीनों उत्तक का जो सेटलमेंट है ना, वह सभी पौधों में एक समान नहीं है। किसी पौधे के वास्कुलर सिस्टम में जाइलम ऊपर है तो फ्लोएम नीचा है, किसी में कैम्बियम है तो किसी में कैम्बियम
नहीं भी है। तो भास्कुलर बंडल कितने प्रकार के होते हैं, यही हम लोग पढ़ रहे थे। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक बार पुनः देख लीजिए। और यह जो प्रकार है, ध्यान दीजिए, भास्कुलर बंडल का प्रकार उसके उत्तकों के व्यवस्था के आधार पर किया गया है। बाकी सभी पौधे के भास्कुलर बंडल का कार्य एक ही है। भिन्न भिन्न पौधे के भास्कुलर बंडल अलग हैं, लेकिन अलग किस आधार पर है? अलग इन उत्तकों के व्यवस्था के आधार पर है, न कि कार्य के आधार पर। सभी पौधे के भास्कुलर बंडल के संवहन तंत्र के एक ही कार्य है, परिवहन करना, ट्रांसपोर्टिंग करना। किसका? विभिन्न पदार्थों का जो पौधा को जरूरी है, सबका ट्रांसपोर्टिंग करता है भास्कुलर सिस्टम। तो भास्कुलर बंडल को जो बांटा गया है वे उत्तकों के व्यवस्था के आधार पर बांटा गया है, कार्य के आधार पर बांटा। क्योंकि सभी पौधे में वास्कुलर बंडल होते हैं, कुछ पौधे में नहीं होते हैं। ठीक है, सभी पौधे में वास्कुलर बंडल होते हैं, कुछ पौधे में नहीं होते। किस में नहीं होते वो आगे आप पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि पौधों की दुनिया से अभी भेंट करना बाकी है। तो 3 उत्तक के व्यवस्था के आधार पर वास्कुलर बंडल का जो पहला टाइप था दोस्तों, रेडियल वास्कुलर सिस्टम। और ये ऐसा वास्कुलर सिस्टम जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो, तथा कैम्बियम ना हो, कैम्बियम ना हो। देखिए, ऐसे वास्कुलर सिस्टम जिसमें जाइलम उत्तक एक दूसरे से सटे नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से सटे नहीं है, बल्कि एक दूसरे से अलग अलग है, और उसमें कैम्बियम भी नहीं है। उसे क्या कहते हैं? रेडियल। फिगर से आप समझिए दोस्तों, फिगर से आप समझिए। तो मान लीजिए कि ये संवहन बंडल है, ये संवहन बंडल है, और पौधे की आकृति गोलाकार नहीं होती दोस्तों। अगर पौधे कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए तनाव ले लीजिए, पौधे के तनाव है, ठीक है, तनाव है, तो इसी तरह की आकृति रहती है पौधे की, इसी तरह की आकृति रहती है। तो संवहन बंडल की आकृति कैसी होती है? गोलाकार ही होगी। किसी भी पौधे में संवहन बंडल, वास्कुलर बंडल की आकृति कैसी होगी? गोलाकार होगी। जैसे कि यह वृक्ष का तनाव है, तो उसकी आकृति कुछ इस तरह की होती है कि नहीं होती है? लगभग इस तरह की होती है। तो वास्कुलर बंडल की आकृति कैसी? अब इसमें अलग अलग व्यवस्थित है। मान लीजिए कि यहां जाइलम है, ठीक है, यहां जाइलम है। उसके बाद दोस्तों यहां मान लीजिए क्या है? फ्लोएम है। यहां क्या है? फ्लोएम है। फिर यहां जो है दोस्तों जाइलम है, फिर यहां क्या है? जाइलम है। फिर उसके बाद क्या है? फ्लोएम है। फिर जाइलम है, ठीक है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर क्या है? फ्लोएम है। फिर इसी तरह से, यानी कि एक पहले जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। यानी कि निकट निकट जाइलम भी नहीं रहता, निकट निकट फ्लोएम भी नहीं रहते। और ये समझ गए? अब पूछेगा आर्य संवहन मंडल कहां पाए जाते हैं? तो यह पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? हाँ, आर्य संवहन मंडल या, ठीक है, या संवहन तंत्र पौधों के जड़ों में पाया जाता है। पौधों के जड़ों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, अगर यहां से क्वेश्चन आ गया तो बस यही आएगा कि पौधों के जड़ों में किस प्रकार के संवहन तंत्र पाए जाते हैं? रेडियल पाए जाते हैं। किस तरह का पाए जाते हैं? रेडियल या आर्य। ऐसे संवहन तंत्र को क्या कहते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और एक दूसरे से अलग रहते हैं? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं।
ये तो समझ ही चुके थे। अब दूसरा संवहन तंत्र है ज्वाइंट, ठीक है, कॉन्ज्वाइंट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संयुक्त, ठीक है, संयुक्त। अब संयुक्त दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कोलेटरल। अब कोलेटरल को हिंदी में भी कोलेटरल ही कहते हैं, जैसे को ले टे लर, हिंदी में भी यही कहते हैं। हिंदी में इसका अलग नाम नहीं है दोस्तों, ठीक है, जहां अलग नाम रहता है आपको बता देते हैं, कोलेटेरल। और दूसरा क्या? बायकोलेटरल। कभी कभी तो यही प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि कोलेटरल और बायकोलेटरल किस प्रकार के संवहन तंत्र है? संयुक्त है। कैसा है? संयुक्त है दोस्तों, ठीक है, संयुक्त है। अब ये देखिए कि ये जो कोलेटरल है ये भी दो प्रकार के होते हैं। कोलेटरल भी कितने प्रकार के? ओपन और क्लोज्ड, ओपन और क्लोज्ड। अब इसका तो हिंदी जानते हैं, खुला और, यानी खुला कोलेटरल, बंद कोलेटरल। क्लियर हो गया? अब इसका नाम है संयुक्त संवहन तंत्र। जब ये नाम संयुक्त हो गया, समझ जाइए जाइलम फोलम मिला हुआ रहेगा, और ये में अलग अलग संयुक्त में मिला हुआ। क्लियर हो गया? अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब फिगर समझिए ओपेन कैसा होता है, ठीक है, ओपेन कैसा होता है, ठीक है। तो ओपेन में दोस्तों ये देख लीजिए, ये गोलाकार है, इसमें बीच में क्या होता है? कैम्बियम, ऊपर में नीचे में जाइलम। क्लियर हो गया? समझ गए? अब क्लोज्ड कैसा होता है? तो क्लोज्ड में, ठीक है, क्लोज्ड में कैम्बियम, ऊपर फ्लोएम, नीचे जाइलम। क्लियर हो गया? समझ गए? कोलेटरल ओपन कैसे होता है, कोलेटरल क्लोज्ड कैसे होता है, देख लिए। यानी ओपन में कैम्बियम है, क्लोज्ड में कैम्बियम, ओपन में कैम्बियम है और क्लोज्ड में कैम्बियम। आइए दोस्तों, ये जो पाया जाता है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया द्विबीजपत्री पौधा। द्विबीजपत्री पौधा में पाया जाता है, और ये जो है एक बीजपत्री पौधा में पाया जाता है, ठीक है, एक बीजपत्री पौधा में पाया जाता है, ठीक है। द्विबीजपत्री डाइकोट प्लांट, एक बीजपत्री मोनोकोट प्लांट। अब दोनों प्लांट के बारे में समझते हैं। मोनोकोट डाइकोट के बारे में समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, मोनोकोट डाइकोट की पहचान कई तरह से है, लेकिन उसको हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसकी पहचान को समझ जाइए। कुछ पौधे में जो जड़ होते हैं, आप देखेंगे एकदम बढ़ते जाते हैं, 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 इस तरह से। ऐसे जड़ को कहते हैं मूसला जड़ कहते हैं। ये जड़ जिसमें होगा वो क्या होगा? डाइकोट होगा, द्विबीजपत्री होगा। यानी कि द्विबीजपत्री वे पौधे हैं जिसमें कैसे जड़ होते हैं। अब देख लिए कि ओपन कोलेटरल जो है वह द्विबीजपत्री में है, और क्लोज्ड कोलेटरल जो है वो एक बीजपत्री में है। अगर इन दोनों प्रकार के पौधे में आपकी पहचान खराब है, यानी नहीं पहचान रहे हैं, तो आगे हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल जानना जरूरी है। कैसे पहचानेगा? जिसमें मूसला जड़ होगा वह क्या होगा? कुछ पौधे आप ऐसे भी देखे होंगे जिसके जड़ नहीं बढ़ते हैं ज्यादा दूर, एकदम तने के आधार से गुच्छे निकल कर रहते हैं। ऐसे जड़ देखे हैं? धान के खेत में धान का जड़, गेहूं के खेत में गेहूं का जड़, ठीक है। जितना भी किसान अनाज बोता है सब में इसी प्रकार का जड़ होगा। अनाज वाले फसल में मान लीजिए ये जड़ होगा तो 6 महीना जुताई करने में लगेगा काटने के बाद, क्या? लेकिन होता है कुछ अनाज में होता है दोस्तों, लेकिन अधिकांश अनाज में ऐसा ही जड़ होता है, रेशेदार। ये रेशेदार जड़ किस में होता है? मोनोकोट में होता है। तो एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री में कुछ अंतर आपका क्लियर हुआ?
जड़ के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि कौन एक बीजपत्री है, कौन द्विबीजपत्री है। वैसे तो नाम से ही स्पष्ट है कि एक बीजपत्री वो है जिसमें एक बीजपत्र है, द्विबीजपत्री वो है जिसमें, लेकिन बीजों का कॉन्सेप्ट इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप तय नहीं कर पाइएगा सिर्फ बीज देखकर कि कौन एक बीजपत्री है, कौन। अब केला में बीज होता है नहीं है, कैसे समझिएगा केला एक बीजपत्री है, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए पहचान करने का सबसे बेहतर तरीका, अब बहुत आदमी जड़ में इधर उधर अगर हो गए कि सर जड़ का तो पता नहीं चल रहा है, कैसे पहचाना, तो पत्ता भी दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। पत्ता भी दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। द्विबीजपत्री का जो पत्ता होता है कुछ इस तरह होता है, ठीक है, इसको कहते हैं जालिका शिराविन्यास वाला पत्ता, ठीक है। और अगर एक बीजपत्री के पत्ते को देखिएगा तो इसमें जो होते हैं ना दोस्तों, कुछ इस तरह के पत्ते होते हैं, कुछ इस तरह के पत्ते होते हैं, ठीक है। समझिए, आगे हम पढ़ाएंगे, इसलिए लिखिए मत, समझ जाइए, ठीक है। मूसला जड़ जिसमें होगा द्विबीजपत्री और रेशेदार जिसमें होगा एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री में जाल वाला शिराविन्यास होता है, एक बीजपत्री में, अब कहिए एक बीजपत्री द्विबीजपत्री का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिए कि ओपन वाला किसमें, क्लोज वाला, चलिए तो कोलेट्रल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, कोलेट्रल क्लियर हो गया कि नहीं, समझ गए। अब क्या समझना है, बाय कोलेट्रल, बाय कोलेट्रल समझना है दोस्तों। बाय कोलेट्रल, बाय कोलेट्रल में दोस्तों, बाय कोलेट्रल में पहले फ्लोएम, फिर कैम्बियम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, यानी कि बाय कोलेट्रल में ऊपर फ्लोएम नीचे फ्लोएम, ऊपर फ्लोएम बीच में जाइलम, ऊपर फ्लोएम नीचे फ्लोएम और बीच में, और कैम्बियम इस फ्लोएम और जाइलम को क्या करके रखता है, अलग रहता है। क्लियर हो गया। ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी, याद रखिए अभी, कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में, कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में जो संवहन तंत्र होता है वो बायकोलेट्रल होता है। अब कुकुरबिटेसी कुल में क्या है, कुकुरबिटेसी कुल में खासकर जैसे तरबूज आ गया, कौन आ गया, तरबूज आ गया, खरबूज आ गया, ठीक है, कद्दू आ गया, परवल आ गया, करेला आ गया, और कोनो सब्जी का नाम बोल, खीरा, सही पकड़े है, सब नहीं होगा, ठीक है। ये जो तरबूज है, खरबूज है, कद्दू है, परवल है, करेला है, खीरा है, ये किस कुल का है, आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों। क्लासिफिकेशन का एक तरीका है कि पेड़ पौधों को कई कुल को इंग्लिश में फैमिली कहते हैं, उसमें बांटा गया है। तो इन पौधों में और भी पौधे होते हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो कोलेट्रल बाय कोलेट्रल में कोई दिक्कत, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब तीसरा कौन है, तीसरा है कॉन्सेंट्रिक। तीसरा कौन है, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, सकेंद्री, ठीक है, सकेंद्री। अब सकेंद्री दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है सकेंद्री, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, सकेंद्री दो प्रकार के। एक होता है एम्फीक्रीबल, 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 इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जाइलम केंद्री, जाइलम केंद्री, जाइलम केंद्री। और एक होता है एम्फीभेसल, एम्फीभेसल, यानी कि फ्लोएम केंद्री,
फ्लोएम केंद्री। कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे आपको पूछ देगा बायलैटरल किस प्रकार का है, आरियल है, रेडियल है, या कॉन्ज्वाइंट है, या कॉन्सेंट्रिक है। तो अब देख ले कि कोलेट्रल और बायकोलेट्रल कॉन्ज्वाइंट है, संयुक्त है। ठीक उसी तरह एम्फीक्रिबल कैसा है? हाँ, कभी कभी यही प्रश्न आ जाता है कि एम्फीबेसल संवहन तंत्र कैसा संवहन तंत्र है? सकेंद्रीय है। ठीक है, जाइलम केंद्री क्या है? अब यहां ध्यान दीजिए कि इसका तो नाम से स्पष्ट है कि संवहन तंत्र कैसा होगा। नाम से ही स्पष्ट होगा दोस्तों। नाम से स्पष्ट कैसा होगा दोस्तों कि इसमें चारों तरफ फ्लोएम, चारों तरफ, अब बीच में जाइलम। और इसका उदाहरण आप लिख लीजिए, इसका उदाहरण लिख लीजिए आप, फर्न का पौधा, फर्न का पौधा या जलीय पौधा है, जलीय पौधा है। ठीक है। और एम्फीबेसल का मतलब हो गया, एम्फीबेसल में चारों तरफ जाइलम, बीच में फ्लोएम, चारों तरफ जाइलम, बीच में फ्लोएम। और इसका उदाहरण जो दे रहे हैं, इसका उदाहरण एग्जाम्पल में लिखेगा ड्रेसिना का पौधा, ड्रेसिना का पौधा। ड्रेसिना का पौधा देखे हैं दोस्तों? लाखों प्रकार के पौधे होते हैं, कितना समझिएगा, इसीलिए जरूरी है यादें रख लेना। ड्रेसिना का पौधा और यक्का का पौधा। यक्का, यक्का ये फूल का पौधा है, फूल का पौधा। दोस्तों पौधे अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका तो दो ही उपाय है कि आप संजय गांधी जैविक उद्यान जाइए और पेड़ पौधों पर अवलोकन कीजिए। और व्यवस्था काफी अच्छा है कि उद्यान के प्रशासन ने सभी पौधों के नाम, वैज्ञानिक नाम और उसके उपयोग, ये सभी का एकदम कार्ड लगा दिए हैं। और अब तो व्यवस्था ये हो गई है कि हर पर वो क्या कहते हैं, जो ऑनलाइन एकदम उसको क्या कहते हैं, स्कैन करने वाला, हाँ स्कैन करने वाला लगा दिया है। किसी भी हर पौधा पर अपना जो है स्कैनर है, उसको मोबाइल से स्कैन कीजिए, पूरा चीज खुल जाएगा पौधा के बारे में। तो इतनी सुविधा प्रदान की गई है, ये कर सकते हैं आप। दूसरा तो यही है कि आप नर्सरी जाइए, पौधों को देखिए, पौधों से प्यार कीजिए, खरीद भी लीजिए एक दो, और मौका मिले उधर उधर लगा दीजिए। लेकिन ये सब नौकरी होने के बाद करिएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर कोई बोले कि पौधा को हम पहचानते नहीं है, तो हम भी ज्यादा पहचानते नहीं है, हम तो और कहीं नहीं जाते हैं, बर्दी नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आप नहीं पहचान रहे दोस्तों, तो हम भी ज्यादा नहीं पहचानते। उम्र भी देख रहे कोई ज्यादा है, आपके बराबर ही होगा लगता है क्या? आइए दोस्तों, जाइलम केंद्री समझ गए? जाइलम केंद्री केंद्र में जाइलम, फ्लोएम केंद्री केंद्र में वास्कुलर सिस्टम। क्लियर हो गया? एक बार रिवीजन कर लीजिए वास्कुलर सिस्टम का। किसी भी तरह यहां से प्रश्न आएगा तो केवल ज्ञान बिंदु का आदमी बनाएगा। ठीक है, हल्ला नहीं। रेडियल, अब एक बार पुनः ध्यान दे दीजिए कि वास्कुलर बंडल जो है कितने उत्तक से बना है, लेकिन कैम्बियम अनिवार्य, ये दोनों अनिवार्य है। कुछ वास्कुलर सिस्टम में कैम्बियम उत्तक नहीं भी रहते हैं। कैम्बियम उत्तक, कैम्बियस वास्कुलर सिस्टम सारे पौधे के एक समान, और सारे पौधे तो छोड़िए, एक ही पौधे में एक से अधिक प्रकार के वास्कुलर सिस्टम रहते हैं। जड़ में कुछ और है, तना में कुछ और है। वास्कुलर बंडल के कार्य सभी पौधों में एक ही है, परिवहन करना सभी पदार्थों का जिसका जरूरी है। लेकिन इन तीन उत्तकों के व्यवस्था के आधार पर वास्कुलर बंडल कितने, अगर इस तरह का वास्कुलर बंडल है, यानी एक एक करके सजा हुआ है गोलाकार रूप में, तो वो क्या हो गया? रेडियल की विशेषता है कि एक के बाद एक जाइलम फ्लोएम होते हैं, कैम्बियम नहीं होते। और ये रेडियल वास्कुलर सिस्टम पौधे के जड़ों में पाया जाता है। दूसरा वास्कुलर सिस्टम है, अब कॉन्ज्वाइंट का मतलब हो गया ज्वाइंट,
यानी जाइलम फ्लोएम है, ज्वाइंट तो है ज्वाइंट। और यह दो प्रकार के कोलेट्रल और हिंदी नाम भी कोलेट्रल बाय कोलेट्रल ही है, ठीक है। और अब एनसीईआरटी किताब में इसका हिंदी दिया है, लेकिन इतना जबरदस्त हिंदी दिया है कि जिसको हिंदी में जरा सा भी दिक्कत है वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। हाँ, आदमी अखबार नहीं पढ़ रहा है तो सबका हिंदी कमजोर है। क्या लगता है अभी दे देगा, कहेगा 2 घंटा हिंदी लिखिए, ऊपर ताकने लगेगा, ठीक है। तो इसका हिंदी बड़ी डिफिकल्ट है, लिख दे हैं बहुत डिफिकल्ट, हमको भी याद नहीं हुआ, अब क्या होता है, ठीक है। तो कोलेट्रल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ओपन और क्लोज्ड। ओपन और ओपन में ऊपर फ्लोएम नीचे, ऊपर फ्लोएम नीचे, बीच में कैम्बियम, या किस में? और क्लोज्ड में, क्लियर हो गया ना। अब उसके बाय कोलेट्रल में ऊपर फ्लोएम नीचे, बीच में, और दोनों को अलग करने के लिए कुकुरबिटेसी कुल के तरबूज खरबूज कद्दू में क्या? कभी कभी प्रश्न ये देगा कि कद्दू कुल के पौधे में या तरबूज कुल के पौधे में या करेला कुल के पौधे में किस प्रकार का संबंध बाय कोलेट्रल पाया जाता है? क्या पाया जाता है? और उसके बाद सकेंद्री में 2 प्रकार के, जाइलम केंद्री, जाइलम केंद्री में केंद्र में जाइलम, फ्लोएम केंद्री में केंद्र में जाइलम केंद्री का उदाहरण। हाँ, प्रश्न आएगा यही कि फार्न के पौधे में, जलीय पदार्थ फार्न के पौधे में किस प्रकार का संवहन तंत्र पाया जाता है। उसके बाद फ्लोएम केंद्री का उदाहरण ड्रेसिना, और दोनों फूल का पौधा है। यक्का को हिंदी में अंडा फूल बोलते हैं, अंडे के समान इसके फूल होते हैं, ठीक है। तो पूछ सकता है यक्का के पौधे में कैसा संवहन तंत्र, ठीक है। उसके बाद ड्रेसिना के पौधे में कैसा संवहन तंत्र, कोई दिक्कत? अब वास्कुलर बंडल से कोई भी प्रश्न आएगा दिक्कत? आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं एनुअल रिंग्स, वार्षिक वलय। एनुअल रिंग्स, वार्षिक वलय क्या है? और वार्षिक वलय का संबंध केवल किससे है? ट्री से है, वृक्ष से है। पौधे के 3 कैटेगरी है, हर्ब्स यानी शाकीय पौधा, मतलब ऐसा पौधा जिसे पैरों से आप मसल सके, ठीक है। मटर का पौधा देखे हैं, शाकीय पौधा। नदियों के किनारे, तालाब के किनारे कई पौधे उगे रहते हैं, सभी क्या होते हैं? शाकीय पौधे होते हैं। शाकीय पौधे का संबंध वार्षिक वलय से नहीं है। एक होता है दूसरा सर्वस, झाड़ी वाला पौधा, और एक बड़े बड़े पौधा ट्री। झाड़ी वाले पौधे में जो वार्षिक वलय होते भी हैं तो वह स्पष्ट नहीं होते, क्योंकि अधिकांश झाड़ी वाले पौधे की आयु 10 साल बहुत हो गया, उसके बाद उसकी आयु खत्म हो जाती है। इसमें होते हैं लेकिन स्पष्ट। वार्षिक वलय स्पष्ट रूप से बिना माइक्रोस्कोप के जो दिखाई पड़ता है वह किस पौधे में? वृक्ष में दिखाई पड़ता है। लेकिन ये वार्षिक वलय है क्या दोस्तों? वार्षिक वलय है क्या, इसको समझना है। ध्यान दीजिए और समझ गए ना, वार्षिक वलय का संबंध किन पौधों से है? वृक्ष पौधों से। वार्षिक वलय प्रायः किस पौधे में बनते हैं? वृक्ष में बनते हैं। किस पौधे में बनते हैं और पूरी तरह स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं? वृक्ष में है। कुछ पौधे में बनते तो हैं लेकिन उसकी आयु बहुत कम होने के कारण स्पष्ट रूप से वो दिखाई नहीं देते हैं। ध्यान दीजिए, वार्षिक वलय, वार्षिक वलय है क्या? सबसे पहले समझिए कि हर समय मौसम एक समान नहीं रहता है। रहता है, कभी चल रहा है बसंत तो कभी आ जाएगा शीत ऋतु,
लेकिन कुछ पृथ्वी पर ऐसे जगह है जहां पर सालों भर मौसम एक समान रहता है। तो जहां सालों भर मौसम एक समान है वहां के पौधे में भी कोई वार्षिक वलय नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते वहां के पौधे में, तुरंत आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो सालों भर मौसम एक समान नहीं, कभी आ जाता है बसंत ऋतु, कभी आ जाता है शीत ऋतु। ऋतु कितने होते हैं? 6। हेमंत ऋतु कहां जाएगा? 6 ऋतु कौन कौन है याद है ना? ठीक है, नहीं याद है तो भूगोल में होता है, ये सब चीज याद कर लीजिएगा। बसंत ऋतु, शीत ऋतु याद नहीं होगा कम से कम तो ये 2 ऋतु के बारे में आपको समझ होगा। होते क्या है कि बसंत ऋतु में पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। बसंत ऋतु में पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। उसकी 95% पत्तियां 95% पत्तियां पौधों का बसंत ऋतु में एकदम हरा हरा होता है। इसलिए बसंत ऋतु में प्रकाश संश्लेषण पौधा खूब करते हैं, ग्रोथ खूब करते हैं, जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करते हैं। इसलिए बसंत ऋतु में पौधे में जो निर्माण होता है किसका? काष्ठ का। काष्ठ का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वुड का। यह अलग होता है। बसंत ऋतु में पौधे में प्रकाश संश्लेषण काफी ज्यादा होता है। पौधों को पोषक तत्व इस ऋतु में इस ऋतु में काफी ज्यादा प्राप्त होते हैं। फलस्वरूप इस ऋतु में पौधे में जो लकड़ी का निर्माण होता है, काष्ठ का निर्माण होता है, वो अलग होता है किस ऋतु वाले से? शीत ऋतु वाले से। बसंत ऋतु में जो काष्ठ बनता है पौधे में, बसंत ऋतु में जो काष्ठ बनता है उसको कहते हैं दोस्तों स्प्रिंग वुड। क्या कहते हैं? स्प्रिंग वुड कहते हैं, या हिंदी में बसंत काष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? लेकिन शीत ऋतु में पौधे में उतनी तेज वृद्धि, एक तो मौसम की मार और ऊपर से प्रकाश संश्लेषण भी उतना नहीं होता है जितना किस ऋतु में होता है। तो बसंत ऋतु में पौधा के कुछ भाग ठीक से वृद्धि नहीं करते हैं, जिसके कारण शीत ऋतु में जो शरद काष्ठ का निर्माण होता है, शीत ऋतु में जो शरद काष्ठ का निर्माण होता है, ये शरद काष्ठ को समर वुड कहेंगे। समर वुड और काष्ठ वुड दोनों का रंग क्या हो जाता है? अलग अलग। यानी कि बसंत ऋतु में लकड़ियां जो बना है उसका रंग अलग, शीत ऋतु में जो बना उसका रंग अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पोषक तत्व के अभाव में होता है, ऐसा वृद्धि एक समान नहीं होने के कारण होता है। अगर पौधा को सालों भर एक समान पोषक तत्व का सप्लाई होता रहे तो पौधे के लकड़ियों में अंतर जरा सा भी, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। कभी उसको ज्यादा प्रकाश संश्लेषण के कारण ज्यादा पोषक तत्व मिल गया, कभी कम प्रकाश संश्लेषण के कारण कम पोषक मिल गया। इसीलिए इन दोनों ऋतुओं में अलग अलग ग्रोथ होने के कारण इन दोनों स्थितियों में जो लकड़ी का निर्माण होता है, वुड का निर्माण होता है, वो क्या हो जाता है? अलग अलग। इसका रंग क्या होता है? ये हल्के रंग का होता है, हल्के रंग का। और यह दोस्तों कैसे रंग का होता है? गहरे रंग का होता है। इसका रंग क्या होता है? इसका रंग क्या होता है? गहरा। ठीक है। शीत ऋतु में जो बना समर वुड का रंग गहरा और कास्ट वुड यानी कि स्प्रिंग वुड का रंग क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। अब कहिएगा कलर तो साते होते हैं, ये 2 कब से आविष्कार हो गया? तो बात समझ रहे हैं ना? भाव, हल्के रंग और गहरे रंग का भाव समझ रहे हैं ना? वैसे रंग केवल 7 होते हैं, पता चल गया ना? और 2 रंग तो ऐसे होते हैं नीला और जामुनी, जिसमें कोई अंतर नहीं कर सकता है जो ठीक से नहीं पढ़ा है। फिलहाल हल्के रंग और गहरे रंग में समझ आ रहा है ना आपको? अब दोनों लकड़ी अलग अलग होने के कारण जो है ना, तनाव को देखिएगा ना तो आपको वलय समान संरचना दिखाई पड़ेगी। ठीक है। रंग अलग अलग होने के कारण आपको क्या दिखाई पड़ेगा दोस्तों? वलय समान संरचना दिखाई पड़ेगा, वलय समान संरचना दिखाई पड़ेगा। ठीक है। आपको कैसा संरचना दिखाई पड़ेगा?
बलय समान संरचना दिखाई पड़ेगा। ठीक है, लगेगा कि ढेर सारा बलय रख दिया गया है, रिंग रख दिया गया है तनाव में। और ऐसा इसलिए दिखाई पड़ता है कि अलग अलग ऋतु में जो लकड़ियों का निर्माण होता है उसका रंग क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और यही बलय को क्या कहते हैं, वार्षिक बलय कहते हैं। ठीक है, और वार्षिक बलय, एक बलय बनने में 1 साल लगता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वार्षिक बलय कहते हैं। और इसको गिनकर हम पौधों की आयु ज्ञात कर सकते हैं। जितना वार्षिक बलय उतना आयु। एक पौधे में 30 वार्षिक बलय हैं तो उसकी आयु कितना, 30 वर्ष। 50 वार्षिक बलय तो आयु 50 वर्ष। क्लियर हो गया ना दोस्तों। एक बार पुनः समझ लीजिए कि पौधे में सालों भर ग्रोथ एक समान होता है कि अलग अलग तरीके से। ऋतुएं सालों भर एक समान नहीं होने के कारण, ऋतुएं सालों भर एक समान नहीं होने के कारण पौधों में ग्रोथ अलग अलग तरीके से होता है। बसंत ऋतु में ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होते हैं, उस समय ज्यादा ग्रोथ होता है, उस समय पौधे को ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं, इसीलिए उस समय जो लकड़ियों का निर्माण होता है वह उसका रंग, और शीत ऋतु में जो लकड़ियों का निर्माण होता है उसका रंग बिल्कुल क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। बसंत ऋतु में बने लकड़ियों का रंग हल्का और शीत ऋतु में बने लकड़ियों का रंग गहरा होता है। चूंकि एक वर्ष में मौसम परिवर्तन के कारण पौधे में जो वृद्धि हुआ तो उसका कुछ वृद्धि का रंग अलग है और कुछ वृद्धि का रंग अलग है। लकड़ियों के अलग अलग रंग होने के कारण अगर हम तना को काट दे बीचों बीच तो हमें कई बलय दिखाई पड़ने लगते हैं, कई बलय दिखाई पड़ने लगते हैं। और यही बलय को हम क्या कहते हैं, वार्षिक बलय कहते हैं। यानी वार्षिक बलय क्यों बनते हैं, तो वार्षिक बलय इसलिए बनते हैं कि सालों भर मौसम समान नहीं रहते हैं, इसीलिए सालों भर वृद्धि एक समान नहीं होते। पृथ्वी पर कुछ ऐसे जगह है जहां सालों भर मौसम समान रहते हैं, और जहां सालों भर मौसम समान रहते हैं वहां के पौधों में कोई वार्षिक बलय नहीं पाए जाते। कोई दिक्कत, वार्षिक बलय 1 वर्ष की वृद्धि को दर्शाता है। वार्षिक बलय कितना, 1 वर्ष की वृद्धि को दर्शाता है। जितना वार्षिक बलय उतनी ही आयु। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ गए। आइए एक चीज और समझते हैं, उसके बाद अंत हो जाएगा। कॉर्क, कॉर्क, इसको आप आसान भाषा में क्या कह सकते हैं, इसका भी संबंध किससे है, झाड़ी वाला पौधा हो गया, शाकीय पौधा हो गया, उसमें कोई छाल वाल नहीं बनते दोस्तों। कॉर्क और छाल दोनों में अंतर है, लेकिन इतना कम अंतर है कि कह दिए कि अंतर नहीं है। फिलहाल आप समझिए एक ही चीज है। कॉर्क या पेड़ों की छाल ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप रॉबर्ट हुक के नाम से परिचित है ना। किसको खोजा था, किससे खोजा था, किससे, कॉर्क से खोजा था। बायोलॉजी के दुनिया में कॉर्क का अलग ही महत्व है दोस्तों। ठीक है, अगर जीवन का राज खोलने का पहला काम कोई किया तो कौन किया, कॉर्क किया, क्योंकि यही वो भाग है जिससे रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये कॉर्क है क्या, तो एक उत्तर तो आप दे ही सकते, ये पौधों का भाग है। लेकिन ये तो सब जानता है, मूर्ख आदमी भी कहेगा कि पौधे का ही भाग है, आदमी का भाग है नहीं है, तो वो आसान सी बात हो गई। लेकिन समझिए कि जो जो पौधे में द्वितीयक वृद्धि होता है, जो जो पौधे में द्वितीयक वृद्धि होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है। सब समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है, क्या मोटाई बढ़ना। जो जो पौधे में द्वितीयक वृद्धि होते हैं, यानी कि जैसे जैसे पौधे की मोटाई बढ़ती है, जैसे जैसे पौधे की मोटाई बढ़ती है, वैसे वैसे
कैम्बियम उत्तक जो है दोस्तों, कौन उत्तक? कैम्बियम उत्तक। कहां पर है यह उत्तक? वास्कुलर बंडल में। कैम्बियम उत्तक पौधे के किस भाग में? वास्कुलर बंडल में, जाइलम फ्लोएम के साथ। तो ज्यों ज्यों सेकेंडरी ग्रोथ होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक यानी कि पार्श्व विभाजोत्की के द्वारा, तो जाइलम का और फ्लोएम का भाग बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और उसके बीच में जो कैम्बियम है वो जाइलम और फ्लोएम के दबाव से, क्योंकि आप कहीं पर भी आप वास्कुलर बंडल को देखे थे ना, देखे थे ना, कैम्बियम जहां भी था बीच में था। चाहे आप ओपन कोलेट्रल की बात करिए वहां भी कैम्बियम बीच में था, अब बाय कोलेट्रल में भी बीच में ही था। तो जैसे जैसे द्वितीयक वृद्धि होता है ना, वैसे वैसे मोटाई बढ़ता है। अब मोटाई बढ़ाने में जाइलम फ्लोएम का ही योगदान है। शुरू में ही बताए थे कि वास्कुलर बंडल ही लगभग 80% जगह घेरे रहते हैं पौधे के, बाकी को आप 20% में समेट लीजिए। वैसे ये एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है, हम अंदाजन बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो जैसे जैसे पौधे का मोटाई बढ़ता है जाइलम और फ्लोएम उत्तक विकास करता है, और उसका जो कैम्बियम उत्तक है बीच में दबा आ जाता है। अब बेचारा करेगा क्या? बीच में दबा गया है, भागता है बाहर, ठीक है, भागता है बाहर, बाहर तब तक भागते रहता है। अब बाहर जो कैम्बियम उत्तक जो बाहर भागता है, तो पहले से हर जगह तो उत्तक है, अब यह किसी का तो जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि पौधे की संरचना में देखे थे ना दोस्तों, एक बार पुनः देखिए, एपिडर्मिस, ठीक है, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद पेरिसाइकिल, उसके बाद पीथ, और उसके बाद मेडुलरी रे, और अंत में वास्कुलर बंडल लिख देते हैं। और ये तो आप सान ही गए हैं। यह है पौधे के विभिन्न परत। अब पुनः कॉर्टेक्स 3 भाग में था, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। तो एपिडर्मिस पौधे का सबसे ऊपरी परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, मध्य परत, सबसे भीतर वास्कुलर। अब ध्यान दीजिए कि सबसे ज्यादा जगह पौधा में कौन घेरे रहता है? तो पौधे की जो मोटाई बढ़ती है, मोटाई को बढ़ाने में एपिडर्मल का विशेष योगदान नहीं है, ग्राउंड फंडामेंटल का विशेष योगदान नहीं है, लगभग सारा योगदान किसका है? तो पौधे में द्वितीयक वृद्धि होती है, मोटाई बढ़ती है, तो जाइलम और फ्लोएम के वृद्धि के कारण कैम्बियम दब करके बाहर निकल आते। अब बाहर कौन निकलेगा? वो इसका जगह ले सकता है, इसका भी जगह ले सकता है। कहीं पर जगह खाली है कि ये फिट होगा? नहीं खाली है, कहीं पर जगह खाली नहीं है कि कैम्बियम जो है दब कर बाहर निकलेगा तो कहीं सेट होगा। इसीलिए जाइलम फ्लोएम के वृद्धि के साथ जैसे वह दबाता है बाहर भागता है। अब बाहर भागता नहीं तो ये सब जो उत्तक है ठेल कर सीधे दे आता है एपिडर्मिस के पास कि चल जाओ उसी के पास तुम रहना। यानी कैम्बियम जो है वृद्धि के कारण कहां पर आ गया? एकदम एपिडर्मिस में आ गया। किस में आ गया दोस्तों? एपिडर्मिस में आ गया। कैम्बियम किस में आ गया? एपिडर्मिस में आ गया। देख लिए ना, पौधों के वृद्धि होने से जाइलम फ्लोएम के ग्रोथ के कारण कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के बीच में दबकर बाहर निकलता और बाहर निकलते निकलते कहां आ जाता है? अब कैम्बियम सब दिन रहा वास्कुलर सिस्टम में, एक बैग इसको बाहर भेज दिया है, जिंदा रह पाएगा? ये वहीं सूटेबल है रहने के लिए। ये बाहर जो आता है ना, इसकी सारी कोशिका क्या हो जाती है? मृत हो जाती है, क्योंकि इसको बाहर में रहने का कोई आइडिया नहीं है। सारी कोशिका मृत हो जाती है। कोशिका मृत होने का मतलब आप समझ रहे हैं ना? मतलब कोशिका का जीव द्रव सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है। कोशिका का जीव द्रव सूख गया, प्रोटोप्लाज्म सूख गया, मतलब कोशिका मर गया। और जब कैम्बियम का सारी कोशिका मृत हो जाती है, तब इसी कैम्बियम को हम क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं, पेड़ों का
छाल कहते हैं, कॉर्क कहते हैं पेड़ों का छाल कहते हैं। बात समझिए क्या है कॉर्क, एक बार पुनः समझिए। जो जो पौधे में वृद्धि होती जाती है, जो जो पौधे में वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों जाइलम और फ्लोएम विकास करते जाता है। जाइलम और फ्लोएम के विकास के कारण उनके बीच पाए जाने वाले कैम्बियम उत्तक दब करके बाहर निकल आते हैं। कैम्बियम बाहर निकलते निकलते एपिडर्मिस यानी पौधे के बाहरी परत पर आते हैं और फिर उसके कोशिकाएं मृत हो जाते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? कॉर्क। और यह कॉर्क मृत हो जाने के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण काम करने लगते हैं पौधे के लिए, सुरक्षा देने का काम। अब यह कैसा सुरक्षा देता है दोस्तों? इसमें एक सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ रहता है। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही आएगा कि सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ कहां पाए जाते हैं, या कॉर्क में कौन से महत्वपूर्ण कार्बनिक रसायन पाए जाते हैं? सुबेरिन के कारण इस कॉर्क में गजब की क्वालिटी आती, गजब की। क्या कहती है गजब की क्वालिटी? इसमें जल्दी आग नहीं लगेगा। आप देखेंगे जंगल के आग लग जाता है ना, फिर भी बड़े बड़े वृक्ष जल्दी जलते हैं? नहीं जलते हैं, वे सुरक्षित रहते हैं। किसके बदौलत? कॉर्क के बदौलत। कॉर्क में जल्दी आग नहीं लग सकता है, लेकिन एक बात है, आग लग गया तो जल्दी बुझ नहीं सकता है, लेकिन जल्दी आग नहीं लगता है। कॉर्क से होकर हवा प्रवेश नहीं कर सकती है, कॉर्क से होकर जल प्रवेश नहीं कर सकती है। अर्थात दोस्तों, जो काम हमारी त्वचा का हमारे लिए है, एक तरह से वैसा ही काम ये कॉर्क, ये छाल बड़े बड़े वृक्षों के लिए करने लगते हैं। ये पानी को पौधे के भीतर जाने नहीं देते हैं, हवा को पौधे के भीतर जाने नहीं देते हैं, इसमें जल्दी आग नहीं पकड़ता है। अब कुछ पेड़ों के तो कॉर्क इतने क्वालिटी वाले होते हैं कि उनसे कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। खेलों में आने वाला जो कॉर्क होता है वे पेड़ के ही छाल हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? कॉर्क समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? कॉर्क समझ गए? एनुअल रिंग समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? या कॉर्क कह लीजिए, एनुअल रिंकल, दोनों ग्रोथ का ही परिणाम है। ग्रोथ हुआ तो ही एनुअल रिंग बना, और ग्रोथ हुआ तो ही कॉर्क बना। बरन जी, अगर पौधा में वृद्धि ना हो तो ना तो कॉर्क देखने को मिलेगा, ना ही एनुअल रिंग देखने को मिलेगा। अब दोस्तों एक चीज और समझना है, पौधे का ही उत्तक में ज्यादा आपको टेंशन होगा, बाकी मानव का तो प्रैक्टिकल खुद आपका शरीर, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हो। लेकिन समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? दिक्कत भी होगा तो क्या करिएगा, समझना जरूरी ना है, मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों। वैसे हम एकदम स्लोली लेकर चलते हैं बायोलॉजी का जो भी अल्ट्रा चैप्टर होता है। ठीक है, कुछ आएंगे दोस्तों जिसको सीधे उड़ाएंगे, लेकिन ये सब उड़ाने वाला चीज नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि पौधे में जो लकड़ी पाया जाता है, ऊड पाया जाता है, उसको दो भागों में बांटा जाता है। बड़े बड़े वृक्षों के जो लकड़ी होते हैं ना, उसको कितने भागों में? दो भागों में। दो भागों में एक हार्टवुड, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हृदय काष्ठ, या गांव सब में इसको साल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साल। या इसका सही हिंदी रूपांतरण है सारिल। ठीक है, लेकिन प्राय गांव समय, हमारे गांव में तो यही बोला जाता साल। ठीक है, कुछ आ रहा है समझ में? आ रहा है जी? हृदय काष्ठ भी बोलते हैं, साल भी बोलते हैं, सारिल भी बोलते हैं, डुरामेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डुरामेन भी बोला जाता है इसको। इतने नामों से जाना जाता है। और इसको का एक है सैपवुड। सैपवुड यानी कि
सैपवुड, इसको हिंदी में बोला जाता है रस काष्ठ, ठीक है, रस्ट काठ, और इसका कोई ज्यादा नाम नहीं है। तो पौधे के लकड़ियों का नोट में नहीं है, बोर्ड में है, ठीक है, हाँ, इस बात का उल्लेख नहीं है। लकड़ी को, पौधे को, लकड़ी को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। ध्यान दीजिएगा, एक और लकड़ी को बांटे थे, बसंत काष्ठ, शरद काष्ठ, वो एनुअल रिंग वाला था, ठीक है। वो एनुअल रिंग समझने के लिए जरूरी था, एनुअल रिंग और ये दोनों अलग अलग वर्गीकरण है। यानी कि ये जो वर्गीकरण किया गया है सिर्फ किसके लिए? लकड़ी के लिए। अब वो जो समर वुड था, स्प्रिंग वुड था, वो वर्गीकरण पौधे के ग्रोथ को दर्शाने के लिए था। समर वुड और स्प्रिंग वुड का बंटवारा हुआ था दोस्तों, वो बंटवारा पौधे के ग्रोथ को दर्शाने के लिए हुआ था। और ये जो बंटवारा हुआ है, ये किसका बंटवारा है? पौधे के लकड़ियों का। आपसे पूछ दे कि पौधे में लकड़ी होता, लकड़ी की प्राप्ति कहां से होती है? तो लकड़ी की प्राप्ति वृक्षों से होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि वृक्ष से कितने प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती है? तो 2 प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती है, हार्टवुड और सैपवुड, हार्टवुड और सैपवुड। अब हार्टवुड और सैपवुड, ये भाग जो दोस्तों मृत कोशिका का बना होता है। हार्टवुड मृत कोशिका का बना होता है, जबकि सैपवुड मृत तथा जीवित दोनों कोशिका से बना होता है। सैपवुड जो है मृत तथा जीवित दोनों कोशिका का बना होता है। ज्यादातर कोशिका इसके जीवित होती है। और आपको हम बताए थे कि कौन सा उत्तक ज्यादा मजबूत होगा, जिनमें मृत कोशिका है, जिसमें जीवित कोशिका है। तो आपको बताए थे कि मृत कोशिका से निर्मित भाग ज्यादा मजबूत होता है। इसका मतलब ये जो हार्टवुड है ये मजबूत वाली लकड़ी है, और ये सैपवुड जो है ये मजबूत वाली लकड़ी नहीं है। इसका रंग जो होता है कत्थई कलर का होता है। किस रंग का होता है? कत्थई रंग का होता है। हार्टवुड का रंग कैसा होता है? कत्थई रंग का। कत्थई रंग समझ रहे हैं ना? रंगों के बड़ा अजीब दुनिया दोस्तों। कत्था का रंग देखे ना, पान के साथ कहा जाने वाला कत्था, समझ रहे हैं ना? कत्थई रंग समझ रहे हैं ना? और इसका रंग होता है बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का, ठीक है, श्वेत कलर का। क्लियर हो गया? अब हार्टवुड कहां है और सैपवुड कहां है? तो हार्टवुड जो होता है दोस्तों, हार्टवुड जो होता है, हार्टवुड जो होता है वो आंतरिक भाग होते हैं। वे क्या होते हैं? आंतरिक भाग होते हैं, आंतरिक भाग होते हैं। हार्टवुड क्या होते हैं? आंतरिक भाग होते हैं, आंतरिक भाग। ये है दोस्तों हार्टवुड। ये क्या है? हार्टवुड। और ये है आपको सैपवुड, ठीक है। तो पौधे के लकड़ियों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, हार्टवुड और सैपवुड। हार्टवुड को साल कहते हैं, सारील कहते हैं, डुरामेन भी कहते हैं। सैपवुड को रस काष्ठ कहा जाता है। हार्टवुड का जो लकड़ी होता है दोस्तों, हार्टवुड का जो लकड़ी होता है वो काफी मजबूत होता है, क्योंकि ये मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, ये कत्थई रंग के होते हैं। और हार्टवुड के चारों तरफ क्या रहता है? इनमें अधिकांश कोशिकाएं जीवित, कुछ कोशिकाएं मृत होती है। अधिकांश सैपवुड वाले बाग में ही जल का परिवहन होते रहता है। तो इसलिए फर्नीचर या घरों बनाने के लिए जो लकड़ियां होती है उसमें उपयुक्त कौन होता है? हार्टवुड। ये उपयुक्त नहीं होते हैं क्योंकि सैपवुड पौधे का वही भाग है जहां जल का परिवहन होते रहता है। इस तरह इस लकड़ी में नमी की मात्रा काफी
जबकि इसमें जीवित कोशिकाएं नहीं होने के कारण नमी 0%। इसलिए इस भाग में ना घून लगेगा, कोई भी कीड़ा सबका इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों। लेकिन इसमें नमी की मात्रा अधिक होने के कारण ये लकड़ियां जल्द ही क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, इसमें घून लग जाता है। ठीक है, अब इसमें जल्दी क्यों घून लग जाता है, तो ये वो भाग है दोस्तों जिसमें जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जल को पहुंचाते रहते हैं, फ्लोएम भोजन को पहुंचाते हैं। तो इस भाग में नमी भी ज्यादा है और प्रकाश संश्लेषण वाला ग्लूकोज भी ढेर सारा जमा रहता है इसमें। फलस्वरूप इसका जब हम उपयोग करते हैं ना तो कीड़े मकोड़े कीट और मकड़ी जो है तुरंत पता लग रहा था भोजन भरपूर है इसमें। भोजन भरपूर होने के कारण सीधा अटैक मारता है उसमें और उसके बाद घर बनाता है, खोज खोज करके भोजन खाता है और इसी क्रम में आपके लकड़ियां क्या हो जाता है, घून लग जाता है। इसमें जैसे कीट मकड़ी जरा सा भी इफेक्ट इसमें कुछ है ये नहीं है, ऊपर से गड़बड़ गड़बड़ चीज है। टैनिन का नाम सुने, रेजिन का नाम सुने, गोंद का नाम सुने, ये सब पौधे में ही पाए जाते हैं और इसी भाग में। यहां कीट बैठता भी नहीं जल्दी है क्योंकि टैनिन का गंध उसको बर्दाश्त नहीं होगा, गोंद का गंध उसे बर्दाश्त नहीं। ये लकड़ियां सालों साल खराब नहीं होती। पुराने जमाने की बात है, पुराने जमाने दोस्तों दादाजी के जमाने की बात है, जब इसी हार्टवुड के लकड़ियों से पूले बनाए जाते थे, पूले। और वे पोले 10-15 साल तक कुछ नहीं होता था। वे कौन सी लकड़ियां थी, हार्टवुड थी, हार्टवुड थी। क्लियर हो गया। पौधों का उत्तक समाप्ति की घोषणा कर दें, कोई दिक्कत है? एक बार नजर दोहराइए तब हम एनिमल के उत्तक पर आते हैं। प्रश्न बन रहा है ना, प्रश्न पर रोज जाते हैं कि ना? हम जो पढ़ा रहे हैं इससे प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आइए दोस्तों, दिक्कत नहीं होगा क्योंकि नोट में जितना उससे ज्यादा तो बता दिए हैं क्या। आइए अब आते हैं एनिमल टिश्यू में, और एनिमल टिश्यू में हमारा टॉपिक है ह्यूमन टिश्यू। शुरुआत में भी हम देख लिए थे कि पौधों और जंतु कि कोशिकाएं लगभग एक समान होकर भी उनके उत्तक एक समान नहीं होते। पौधे और जंतुओं के उत्तक बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन पौधों के उत्तक को जो बांटा गया था वो विभाजन क्षमता के आधार पर बांटा गया था। पौधे के ऐसे उत्तक जिनके कोशिकाएं विभाजन कर सकती है उन्हें विभाजोत्की बोले थे। अब पौधे के ऐसे उत्तक जिनके कोशिकाएं विभाजन नहीं कर सकती है उसे अस्थायी बोले थे। तो पौधों के उत्तकों का बंटवारा करने का जो अधिकार है, आधार है, सॉरी, पौधे के उत्तकों का बंटवारा करने का जो आधार था वो विभाजन क्षमता था। लेकिन मानव और लगभग सभी स्तनधारी प्राणी में, सभी मेमेलिया में एक ही प्रकार का उत्तक होते हैं दोस्तों। तो मानव के शरीर के या जंतुओं के शरीर के उत्तकों को जो बांटा गया है उसका आधार जीव वैज्ञानिकों ने क्या रखा है, कार्य का आधार। ठीक है, मानव या जंतुओं के उत्तक का बंटवारा किस आधार पर किया गया है, कार्य के आधार पर किया गया है। पौधों के उत्तकों का बंटवारा किस आधार पर किया गया था, किस आधार पर, विभाजन क्षमता।
अब जंतुओं में, मानव शरीर में, सभी स्तनधारी प्राणी, गाय भैंस कुत्ता हाथी बकरी, सब में, यानी मानव का परिणति इसलिए मानव से मेल नहीं खाएगा वो तक, सभी स्तनधारी प्राणी को तक एक जैसे होते हैं, सभी जंतुओं में एक ही होते हैं, अंतर है कुछ में कुछ नहीं होते हैं, कुछ में कुछ होते हैं। तो मानव के शरीर के उत्तक को किस आधार पर बांटा गया है? और कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। एपिथेलियम, उपकला उत्तक, दूसरा कनेक्टिव संयोजी उत्तक, कनेक्टिव संयोजी उत्तक, तीसरा मस्कुलर पेशी उत्तक, और चौथा नर्वस यानी तंत्रिका उत्तक। तो मानव के शरीर में कितने प्रकार के उत्तक, या जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के, और इसको कार्य के आधार पर बांटा गया है, तो निश्चित ही सबके कार्य समान नहीं होंगे। होंगे? चारों उत्तकों को अगर कार्य के आधार पर बांटा गया है तो निश्चित ही चारों के कार्य एक समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो थोड़ा आप इनके जो सबसे प्रमुख कार्य हैं, हालांकि हर उत्तक एक से अधिक कार्यों को हमारे शरीर में संपन्न करते हैं, लेकिन मुख्य कार्य जिसके आधार पर इन्हें बांटा गया है उसको आप समझ लीजिए। पहले है उपकला उत्तक, एपिथेलियम उत्तक। इसका काम है सुरक्षा देना। पौधों में जो काम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का था, मनुष्य के शरीर में, जंतुओं के शरीर में वही भूमिका कौन अदा कर रहा है? एपिथेलियम टिश्यू। तो कौन से उत्तक हमारे अंगों को सुरक्षा देने का काम करते हैं? एपिथेलियम उत्तक काम करते हैं, सुरक्षा देने का काम। अब सुरक्षा कौन देगा? कहिएगा हमला कौन करेगा जो ये सुरक्षा देगा? दोस्तों, हमला बाहरी आघातों से, वातावरण के होने वाले परिवर्तनों से, चोट से, इन सब से हमारे अंगों को सुरक्षा देने का काम कौन करता है? एपिथेलियम। क्लियर? उसके बाद जंतुओं के शरीर की अगर संरचना को थोड़ा से भी अगर आप समझ रहे हैं तो एक बात जरूर समझते होंगे कि मानव के शरीर में या जंतुओं के शरीर में जितने भी अंग हैं सब एक दूसरे से जुड़े हैं, है ना? मानव के शरीर में कई सारे अंग है, छोटी आंत है, लीवर है, हृदय है, फेफड़ा है, किडनी है, वगैरह वगैरह ढेर सारे अंग है कि नहीं? क्या ये अंग एक दूसरे से अलग हैं? अलग हैं? क्या हृदय फेफड़ा से जुड़े नहीं है? क्या लीवर का संबंध अन्य किसी अंग से नहीं है? तो दोस्तों, जंतुओं के शरीर की अगर संरचना को देखें तो उनके सारे अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और जानते हैं, अगर जुड़ा हुआ नहीं रहता तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। कल्पना कीजिए, अगर कोई भी अंग एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहता और इस तरह प्रकृति मानव को निर्माण कर दिया होता, मान लीजिए ऐसा है नहीं, तो क्या होता? सबसे गड़बड़ी तब होता जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता। नहीं, अभी आप देखिए, किसी का एक्सीडेंट होता है तो सारा कुछ अगर क्षतिग्रस्त भी हो गया है तो वहीं पर रहता है। अलग अलग होता तो बड़ी गड़बड़ी हो जाती कि मान लीजिए कि न्यूज छपता कि एक व्यक्ति ट्रक से धक्का लगा, हृदय बगल के खेत में, किडनी 2 किलोमीटर आगे उछलकर चला गया था और लीवर की खोज अब तक चल रही है। होता कि नहीं होता? ऐसे सुनने को मिलते कि नहीं मिलते? बड़ी अजीब स्थिति उत्पन्न होती, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। इसके अलावा मशीन के जो अंग होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। मशीन
लेकिन उसे भी नट बोल्ट से टाइट कर एक दूसरे से क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। दोस्तों नट बोल्ट से टाइट करके मशीनों के सारे अंगों को एक साथ क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। वही नट बोल्ट है कौन, संयोजी ऊतक। वो ऊतक है दोस्तों जो हमारे अंगों को जोड़ने का काम करता है, हमारे अंगों को जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक वो ऊतक है जो हमारे अंगों को, भिन्न भिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। कौन, संयोजी। मानव शरीर में स्थित विभिन्न अंगों को सुरक्षा देने का काम कौन ऊतक करता है, उपकला ऊतक करता है। मानव के स्थित सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य कौन करता है, संयोजी ऊतक करता है। उसके बाद दोस्तों पेशी ऊतक है। पेशी ऊतक का काम होता है गति प्रदान करना। हम जो चलते फिरते हैं, दौड़ते कूदते हैं, ये संभव हो पाता है किस ऊतक से, पेशी ऊतक से। वैसे दोस्तों शकल और सूरत बनाने में पेशी अर्थात मांसपेशी का योगदान बहुत अहम है कि नहीं। सपोज करिए अगर मानव के शरीर में कोई मांसपेशी नहीं होती, मांस होता ही नहीं, आदमी कैसे दिखते, अंदाज करिए सिर, गजब नहीं दिखता। तो मांसपेशी की जो अपनी महत्ता है वो तो है ही, किसके बिना आपके शरीर का ढांचा तैयार नहीं हो सकता है। ढांचा तैयार होने में मसलन हड्डियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन हड्डियों की भूमिका ठीक उसी तरह है जिस तरह घरों में छड़ की भूमिका है। बाकी तो सीमेंट बालू का काम कौन कर रहा है, लेकिन अगर इनके कार्य को देखें तो इनका कार्य होता है जंतुओं को गति प्रदान करना। गति प्रदान करने के लिए ये मस्कुलर टिश्यू जो है ना विशेष प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। पेशी ऊतक ऐसे कोशिकाओं से बने हैं जिसके कोशिका में एक खास गुण है जो किसी में नहीं है, और पेशी ऊतक का वो खास गुण है इसके कोशिका फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, फैल सकता है, सिकुड़ सकता है। जैसे हाथ है, फैला दिए ना, यहां पेशी कोशिका क्या हो गया, फैल गया, फिर ऐसे कर लिए, सिकुड़ गया। पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू के कोशिकाओं में एक विशेष गुण ये मौजूद है कि ये फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, और इसी खास गुण होने के कारण ये गति प्रदान करने में, चलने फिरने में, दौड़ने कूदने में मदद करता है। दोस्तों इसके अभाव में गति करना संभव नहीं है। और तीसरा चौथा ऊतक क्या होगा, इस ऊतक का काम है सभी अंगों को ब्रेन से जोड़ना। हमारे सभी अंग, हमारे नर्वस सिस्टम जिसका प्रमुख भाग कौन है, ब्रेन, उससे जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर में, जंतुओं के शरीर में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका काम होता है सारे सिस्टम को कंट्रोल करके रखना, और वो सिस्टम का नाम क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का काम है शरीर में स्थित सारे सिस्टमों पर कंट्रोल रखना। तो नर्वस सिस्टम जिस ऊतक से बना होता है वो कौन है, इसका काम है हमारे अंगों की संवेदनाओं को ब्रेन तक पहुंचाना, अब ब्रेन के एक्शन को अंगों तक लाना। नर्वस टिश्यू का काम है संवेदनाओं का आदान प्रदान अंग और मस्तिष्क के बीच करना, या अंगों की संवेदनाएं मस्तिष्क तक ले जाते हैं। जैसे आपको कोई सुई चुभाया, हलचल कहां पर होगी, तंत्रिका ऊतक में हलचल होगी, तुरंत यह सूचना ब्रेन को देगा कि हाथ में सुई चुभ रहा है, और उसके बाद ब्रेन एक्शन लेगा कि किया क्या जाए, मारा जाए कि छोड़ दिया जाए। मारने का एक्शन अगर ब्रेन लेगा तो वो सूचना अब दूसरा हाथ को भेजेगा क्योंकि एक में सुई चुभा हुआ है। तो इस तरह सूचनाओं का आदान प्रदान केवल और केवल किस ऊतक के द्वारा होता है,
तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। क्लियर हो गया? तो मानव के शरीर में, जंतुओं के शरीर में जो ऊतक है उसको कितने आधार पर बांटा, किस आधार पर बांटा गया है? कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर मानव शरीर में कितने ऊतक है? 4 प्रकार के ऊतक। कौन कौन ऊतक है? किस ऊतक का काम विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ना है? संयोजी ऊतक का काम है। कौन से ऊतक अंगों को सुरक्षा देने का काम करते हैं? जंतुओं को या मानव को गति प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? पेशी ऊतक। या किस ऊतक के अभाव में गति संभव नहीं हो पाएगा? पेशी ऊतक के अभाव में। संवेदनाओं का आदान प्रदान। क्लियर है ना? आइए दोस्तों अब डिटेल में जानते हैं एपिथेलियम के बारे में। थके नहीं ना है? ठीक है, थकिए नहीं। जो थक गया समझिए लाइन से हट गया। क्या? हाँ, वैसे भी थकता बच्चा है। थकना बच्चों की परिभाषा में है। आप तो वयस्क के श्रेणी में आ गए हैं, उसको भी पार कर गए हैं। क्या वयस्क उसके कहते हैं? वयस्क कहते हैं 13 से 19 वर्ष। 13 से 19 वर्ष का आयु को टीन एज कहा जाता है डॉक्टरी भाषा में। टीन एज, हाँ 13 से 19, हर जगह टीन टीन लगा है ना। तो 13 से 19 वर्ष की अवस्था को टीन एज कहा जाता है। टीन एज वो होता है जिसमें शरीर में परिवर्तन होता है और बच्चा से आदमी वयस्क बनता है। आप तो उसको भी क्रॉस कर गए हैं। और वयस्क के बाद व्यक्ति क्या बनता है? तो समझदार बनता है। समझदार हैं आप लोग, इसीलिए समझिए। इपीथीलियम या इपीथीलियल भी कहा जाता है। इपीथीलियम या इपीथीलियल, जो भी कह लीजिए, और हिंदी में उपकला ऊतक। अब ध्यान दीजिए कि यह ऊतक का काम है अंगों को सुरक्षा देना। एपिथेलियम का में अंगों को सुरक्षा देना। अब दोस्तों कोई भी ऊतक सुरक्षा देने का काम करेगा तो वो कहां पर रहेगा? बाहर में रहेगा, तब न सुरक्षा देगा। तो निश्चित तौर पर अगर पूछिएगा कि एपिथेलियम ऊतक कहां पाए जाते हैं, तो अंगों के बाहरी भाग में। हमारे समस्त अंगों के बाहरी भागों में यह ऊतक पाया जाता है। क्योंकि अगर यह बाहर में नहीं रह पाएगा तो सुरक्षा देगा। सुरक्षा देने के लिए जरूरी है कि बाहर में रहिए आप, कि ताकि अटैक हो तो आप झेले। तो जितने भी अंग हैं ना हमारे शरीर में, जितने भी अंग हैं, उस अंग का बाहरी परत किस ऊतक का बना होता है? उपकला ऊतक का बना होता है। और दोस्तों जो अंग सुरक्षा देने का काम करेगा वे मजबूत होनी चाहिए, और मजबूत होने के लिए जरूरी है उस ऊतक में इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस पकड़ लिए हैं बात को, यानी कि एपिथेलियम टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, जरा सा भी नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में बता चुके हैं ना। ऊतक के किन्हीं दो कोशिकाओं के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। और इसमें जरा सा भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। तो एपिथेलियम ऊतक अंगों को सुरक्षा देने का काम करता है। एपिथेलियम ऊतक हमारे अंगों के बाहरी भागों का निर्माण करता है या वहां पर रहता है। एपिथेलियम ऊतक में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। उसके बाद यह सुरक्षा देने के अतिरिक्त किसमें मदद करता है? डिफ्यूजन में मदद करता है। किसमें?
विसरण में। अब विसरण क्या आप समझ ही रहे हैं, अधिक वाले भाग से कम वाले भाग में पदार्थ का जाना कौन है, विसरण। तो यह उत्तक सबसे ऊपरी भाग में है, कोई पदार्थ जाएगा इधर उधर करेगा तो निश्चित तौर पर वो इपिथीलियम के परत को तो भेदेगा ही भेदेगा, तब वो बाहर जा सकता है, तब वो अंदर आ सकता है। तो सुरक्षा देने के अतिरिक्त अंगों को विसरण करने में मदद कौन उत्तक करता है, इपिथीलियम। विसरण के अतिरिक्त किसी चीज का सेक्रेशन करने में, स्रावित करने में दोस्तों, सेक्रेशन करने में, स्रावित करने में कौन मदद करता है, स्रावित करने। जैसे ग्रंथि में हार्मोन बनता है और फिर ग्रंथि से हार्मोन स्रावित, मतलब होता है निर्मित होकर निकलना। अगर निकलना शब्द इसके जगह यूज कर देंगे तब तो हो सकता है कि स्टोर था और निकल रहा है, लेकिन हम श्रावित शब्द का यूज कर देते हैं, तो जिस अंग से जो चीज श्रावित हो रहा है तो मतलब वहीं पर उसका निर्माण भी हो रहा है। तो मान लीजिए कोई ग्रंथि हार्मोन को स्रावित कर रहा है, तो ग्रंथि जो हार्मोन स्रावित करेगा तो हार्मोन को स्रावित करने में उसे कौन उत्तक मदद करेगा, इपिथीलियम। बनाने में नहीं, बाहर निकालने में। और दूसरा आप समझ गए हैं कि अंगों के ऊपरी भाग में कौन है, इपिथीलियम। चाह लेगा कि निकलने नहीं देंगे, कोई निकल पाएगा क्या? ऊपरी परत के सहयोग के बिना कोई भी अंग अपने भीतरी परत में निर्मित पदार्थ को बाहर निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। त्वचा ठान ले कि मांसपेशी से निकलने नहीं देना कुछ, त्वचा जो हमारी है अगर यह ठान ले कि पसीना को नहीं निकलने देना तो निकलेगा नहीं निकलेगा। पसीना निकलने में पसीने की ग्रंथि का योगदान है, लेकिन क्या उसमें त्वचा का योगदान नहीं है? तो यह इपिथीलियम अंगों को क्या कराने में मदद करते हैं, विसरण कराने में मदद करते हैं और सेक्रेशन कराने में मदद करते हैं, एब्जॉर्प्शन करने में मदद करते हैं। यानी क्या करने में, अवशोषण करने में मदद करते हैं। जैसे आप समान तरीके से जानते होंगे छोटी आंत में पचे हुए भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। छोटी आंत जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है तो सबसे पहले अवशोषण की शुरुआत बाहरी परत नहीं करेगा। अब बाहरी परत पर कौन है, इपिथीलियम है। तो इपिथीलियम उत्तक सभी अंगों के बाहरी परत का निर्माण करते हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षा देने का कार्य करना है। लेकिन वह बाहरी परत का जब निर्माण करते हैं तो तीन और कार्य साथ एक साथ संपन्न कराने लगते हैं। यानी इपिथीलियम उत्तक विसरण में भी मदद कराता है अंगों को, सेक्रेशन कराने में मदद कराता है अंगों को, और अवशोषण कराने में मदद करता है। क्लियर हो गया ना? अगर सुरक्षा के अलावे पूछ दे कौन से उत्तक अंगों को विभिन्न पदार्थ का विसरण कराने में मदद करता है, इपिथीलियम उत्तक। कौन सा उत्तक अंगों को विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों को एंजाइम और हार्मोन स्रावित करने में मदद करता है? आपसे पूछ देगा ग्रंथियों के भीतरी आंतरिक परत किस उत्तक के बने होते हैं, इपिथीलियम। अब ग्रंथि मान लीजिए यह ग्रंथि बीच में खाली रहता है, अब खाली वाला भाग जो है उसका भी ऊपर में क्या रहता है, इपिथीलियम। ऊपर में भी है नीचे में भी है। तो इपिथीलियम बाहरी भाग में और आंतरिक अंगों के आंतरिक हिस्से में भी रहता है दोस्तों, समझ गए ना? तो इपिथीलियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इपिथीलियम उत्तक का काम क्या है, अंगों को सुरक्षा देने के अतिरिक्त इपिथीलियम कौन से कार्य करते हैं, अंगों को सुरक्षा देने के अतिरिक्त इपिथीलियम कौन से कार्य करते हैं? इपिथीलियम उत्तक कहां पर पाए जाते हैं? अंगों के बाहरी भाग में। इपिथीलियम उत्तक में इंटरसेलुलर स्पेस रहता है? नहीं रहता है, नहीं रहता है दोस्तों।
लेकिन एक चीज तो क्लियर नहीं हुआ कि इपिथीलियम के कोशिकाएं कैसी होती है। यानी इपिथीलियम के कोशिकाओं को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वो कैसा नजर आएगा। तो दोस्तों, कोशिकाओं के आकृति के आधार पर इपिथीलियम ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कार्य एक ही है सबके, ध्यान दीजिए। ऊतक में कहिएगा एक ही आकृति की कोशिका होते हैं, तो इपिथीलियम के साथ ऐसा नहीं है। कार्य समान होने के साथ साथ विभिन्न इपिथीलियम में कोशिकाओं का आकार क्या है, और इपिथीलियम ऊतक को जो बांटा गया है 4 प्रकार में। कितने प्रकार में? और ये बंटवारा जो हुआ है कोशिका के शेप और साइज के आधार पर, शेप और साइज के आधार पर। तो इपिथीलियम ऊतक के कोशिकाएं कैसी होती है? तो भिन्न भिन्न इपिथीलियम के में कितने प्रकार की कोशिकाएं होगा? कोशिकाओं के आकार के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? आइए देखें। पहला है एस्क्वेमस इपिथीलियम। एस्क्वेमस हिंदी में से क्या कहते हैं? सल्की। अब सल्की इपिथीलियम, यह इपिथीलियम के कोशिकाएं ठीक उसी तरह नजर आते हैं जैसे दीवार में लगे ईंट नजर आते हैं। ठीक है, जैसे दीवार में लगे ईंट नजर आते हैं। दोस्तों, दीवार भी हम इसीलिए प्लास्टर नहीं कराएं, देखिए ईंट को। ठीक है, तो इस तरह यह है कोशिका। दोस्तों, यह है, अगर हम एस्क्वेमस इपिथीलियम को इसका केंद्रक एकदम लंबा लंबा चपटा चपटा होता है। ये न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, एकदम न्यूक्लियस हो गया। दोस्तों, न्यूक्लियस हो गया, यानी न्यूक्लियस भी गोलाकार न होकर एकदम कैसा कोनकार कर दीजिए इसको, एकदम लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, तो एस्क्वेमस इपिथीलियम की कोशिकाएं ठीक उसी तरह नजर आते हैं जिस तरह दीवार में लगे ईंट नजर आते हैं। अर्थात इनके कोशिकाओं की आकृति चपटी होती है। कैसी होती है? चपटी होती है। अब कहिएगा चपटी कैसी होती है? दोस्तों, ऐसी होती है। ठीक है, यानी दीवार में लगे ईंटों के समान होती है। क्लियर नहीं ना? बहुत आकृति जो है जैसे पार्श्व आकृति, चपटी आकृति, ये सब बोल देते ना, आदमी दर पर आ जाता है कैसा होगा, क्योंकि जिंदगी में 3-4 आकृति क्लियर रहता है। ठीक है, गोलाकार आकृति, वर्गाकार आकृति, यानी कि गणित में जो आकृति है उसी से लोग परिचित रहता है ज्यादा। इधर उधर हुआ तो आकृति गड़बड़। तो क्लियर हो गया ना? अब यह इपिथीलियम कहां है दोस्तों? आप एक बात जानिए, इपिथीलियम का प्रमुख कार्य क्या था? सुरक्षा देना। एक बात आप जानते हैं कि हमारे सभी अंगों को सुरक्षा देने में जो सबसे प्रथम स्थान हासिल किया हुआ है वह है त्वचा। कौन है? त्वचा। सुरक्षा देने का सबसे बड़ा काम कौन निभाता है? त्वचा निभाता है। और त्वचा सबसे बड़ा अंग है। त्वचा क्या है? हाँ, हमारे शरीर में स्थित सभी अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। सबसे ज्यादा सुरक्षा देने वाला अंग कौन है? यानी सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानव के अंग में, जंतुओं के शरीर में कौन करता है? त्वचा करता है। त्वचा को निकाल फेंकेगा आदमी जिंदा रहेगा? सबसे बड़ा सुरक्षा। और ये त्वचा का निर्माण इपिथीलियम से ही होता है। और किस इपिथीलियम से होता है? सल्की इपिथीलियम से। और सल्की इपिथीलियम में
एक खास गुण है दोस्तों, जो गुण केवल इसी में और किसी में नहीं है, मतलब किसी और एपिथेलियम में नहीं है। वो ये गुण है दोस्तों कि इसमें अस्तर बनाने का गुण पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? अस्तर बनाने का गुण पाया जाता है। अस्तर बनाने का गुण पाया जाता है। अस्तर बनाने का गुण, लेयर बनाने का गुण। जैसे एक के ऊपर एक लेयर बनते जाता है, लेयर बनते जाता है, लेयर बनते जाता है जी। जैसे प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट, चाउमीन दुकान, लिट्टी दुकान में आप देखे होंगे, वही वह लेयर। तो इस उत्तक में एक खास बात यह है दोस्तों कि ये लेयर बना सकता है। एक के ऊपर एक उत्तकों की परत ये बना सकता है। स्क्वेमस, स्क्वेमस में अस्तर बनाने के खास गुण होने के कारण एक खास विशेषता हमारी त्वचा में आ जाती है। और त्वचा की वो खास विशेषता क्या है दोस्तों कि त्वचा हर जगह एक समान मोटाई के नहीं है। त्वचा कहीं पर पतली, कहीं पर मोटी होती है। हमारी त्वचा की मोटाई क्या सभी भागों में एक समान है? नहीं है। कहीं पर मोटा है, कहीं पर। आंखों के पलक पर जो त्वचा है वो सबसे ज्यादा पतली है, ठीक है। मानव के किस भाग की त्वचा सबसे पतली होती है? आंखों के पलक के ऊपर की त्वचा। और सबसे मोटी जो होती है वो तलवे की होती है। किसकी होती की? तलवे की होती है। यानी कि जहां जिस मोटाई के त्वचा की जरूरत है वहां पर उसी मोटाई की होती है। यकीन मानिए, अगर स्क्वेमस एपिथेलियम में अस्तर बनाने का गुण नहीं होता, लेयर बनाने का गुण नहीं होता, तो निश्चित ही त्वचा हमारा एक समान रूप से पतला होता है हर जगह। समझ जाइए, आंखों के पलक इतनी पतली त्वचा अगर तलवे पर होगा तो संसार का आधा क्षेत्र विकलांग होता। नहीं जी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है दोस्तों। अनुकूलन सबसे बड़ी चीज है, नहीं है। तो त्वचा सबसे ज्यादा पतली कहां पर है? आंखों के पलक पर है। त्वचा सबसे ज्यादा मोटी कहां पर है? कहां पर है? तलवे पर है। और यह त्वचा किस एपिथेलियम से बना है? स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है। स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है। क्लियर हो गया? स्क्वेमस एपिथेलियम की कोशिकाओं की आकृति कैसी? उसके अतिरिक्त दोस्तों आप देखे थे कि विसरण एपिथेलियम डिफ्यूजन में सहायता करता है, विसरण कराने में सहायता करता है। तो सभी एपिथेलियम विसरण कराने में सहायता नहीं करता है। जो एपिथेलियम विसरण कराने में सहायता करता है, जो एपिथेलियम विसरण कराने में सहायता करता है, वो कौन है? स्क्वेमस है। कौन है? क्लियर हो गया? स्क्वेमस एपिथेलियम से कौन से महत्वपूर्ण अंग निर्मित है? त्वचा। अस्तर बनाने का गुण केवल किस एपिथेलियम में है? स्क्वेमस में है। क्लियर है? दूसरा आते हैं दोस्तों, दूसरा एपिथेलियम के आकार, एपिथेलियम के प्रकार जो कोशिकाओं के आकार के आधार पर है। कोलुमनर, कोलुमनर एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम को हिंदी में कहते दोस्तों स्तंभाकार। क्या कहते हैं? स्तंभाकार। और आप जानी गए कि एपिथेलियम उत्तकों को जो बांटा गया वो कोशिकाओं के आकार के आधार पर। कोशिकाओं का आकार सल्की था तो सल्की उपकला बोल दिए। और निश्चित ही इसका नाम अगर स्तंभाकार है तो ये बड़े बड़े स्तंभ के समान होगा। बिल्कुल दोस्तों, इस एपिथेलियम उत्तक की जो कोशिकाएं होती है
इस इपिथीलियम उत्तक की जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो लंबे लंबे स्तंभ के समान नजर आते हैं, लंबे लंबे स्तंभ के समान नजर आते हैं। इस तरह लंबे लंबे स्तंभ के समान, इस तरह उसके कोशिकाएं नजर आते, इस तरह। और इस उत्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि इस उत्तक के शीर्ष, इस उत्तक के कोशिकाओं के शीर्ष भाग में, इस उत्तक के कोशिकाओं के शीर्ष भाग में, इस उत्तक के कोशिकाओं के शीर्ष भाग में पतली पतली फाइबर के समान स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? पतली पतली फाइबर के समान स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, पतली पतली फाइबर के समान स्ट्रक्चर पाए जाते हैं स्तंभाकार उत्तक इपिथीलियम में। अब ये जो कोशिकाओं के शीर्ष भाग में स्तंभाकार इपिथीलियम, कोलुमनर इपिथीलियम के कोशिकाओं के शीर्ष भाग में ये जो फाइबर के समान स्ट्रक्चर होते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम है दोस्तों माइक्रोविलाई। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? माइक्रोविलाई। क्या नाम है दोस्तों? माइक्रोविलाई। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? माइक्रोविलाई। हिंदी में से कहते हैं रसांकुर। क्या कहते हैं? रसांकुर। एक क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लेगा कि किस प्रकार के इपिथीलियम में माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर पाया जाता है? कोलुमनर। क्लियर है? अब दोस्तों यह इपिथीलियम स्क्वेमस तो देख लिए त्वचा में था, और त्वचा सबसे बड़ी अंग है। ये इपिथीलियम कहां रहता है? ये ऐसे अंग में रहते हैं दोस्तों, ऐसे अंग में रहते हैं जो अंग अवशोषण का कार्य करते हैं, एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं, या जो अंग सेक्रेशन का कार्य करते हैं। यानी कि एब्जॉर्प्शन करने वाले अंग, सेक्रेशन करने वाले अंग में जो इपिथीलियम होता है वो कौन होता है? कोलुमनर। जैसे छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, छोटी आंत का पूछ देगा क्वेश्चन कि छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण किस इपिथीलियम से होता है? कोलुमनर। अमाशय का नाम सुने होंगे। अमाशय में HCl अम्ल का क्या होता है? स्राव। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अमाशय के भीतरी स्तर का निर्माण किस इपिथीलियम से? कोलुमनर से। तो मानव शरीर के ऐसे अंग जहां कुछ ना कुछ स्रावित हो रहे हैं निर्मित होकर, और जहां कुछ ना कुछ अवशोषित हो रहे हैं, उस अंग के ऊपरी परत में तो इपिथीलियम ही होगा, क्योंकि सभी अंगों के ऊपरी परत पर इपिथीलियम है। लेकिन वहां पर कौन सा इपिथीलियम होगा? कोलुमनर। यानी कि हम जो पढ़े थे कि इपिथीलियम सुरक्षा देने के अतिरिक्त विसरण, श्रवण और अवशोषण में सहायता करता है। तो विसरण में सहायता करता है स्क्वेमस, विसरण में सहायता करता है स्क्वेमस, और सेक्रेशन और अवशोषण में सहायता करता है कोलुमनर। और कोलुमनर सेक्रेशन या एब्जॉर्प्शन में सहायता इसलिए कर पाता दोस्तों, इसमें एक विशेष संरचना है। कौन सी? यही तो दोस्तों आप पढ़े होंगे, छोटी आंत के भीतरी भाग में भिलाई नामक संरचना पाई जाती है। ये भिलाई या माइक्रोविलाई नामक संरचना कोलुमनर इपिथीलियम में ही पाई जाती है। एक ऐसी कोशिका जिसमें माइक्रोविलाई है, निश्चित ही वे कोशिका कोलुमनर इपिथीलियम का भाग है, वे कोलुमनर इपिथीलियम है वहां पर। क्लियर हो गया दोस्तों? समझ गए? स्क्वेमस समझ गए, कोलुमनर समझ गए। आइए तीसरा टाइप को देखते हैं, और तीसरा टाइप में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कुबाइडल।
कुबाइडल इपिथेलियम यानी कि घनाकार उपकला ऊतक। अब इसमें तो बताने की जरूरत है नहीं कि इस ऊतक के कोशिकाएं कैसे होते हैं। दोस्तों थक रहे हैं बहुत, इधर उधर देख रहे हैं। वैसे हमको भी पता है कि बैठना निश्चित ही मुश्किल है, ठीक है, बैठने का अनुभव हमको भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेगा, नौकरी के लिए दोस्तों बहुत कष्ट है, ठीक है। घनाकार, थक नहीं रहे हैं, बस हो गया दोस्तों। कुछ अलग होगा तब तो आप भीड़ से अलग होंगे क्या। तो घनाकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम में ये हमें बताना पड़ेगा कि इसकी कोशिका कैसी है, घन की जैसी है। फिगर बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस ऊतक के कोशिकाएं वही मैथमेटिक्स के क्यूब के समान, घन के समान है, तो इस ऊतक का नाम ही घनाकार रख दिया गया है। और इस ऊतक का क्या काम है दोस्तों, तो हमारे त्वचा यानी स्किन, मानव के त्वचा, जंतुओं के त्वचा को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। मानव के त्वचा को एपिडर्मिस कहते हैं, बाहरी त्वचा को, सॉरी, बाहरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। वैसे एपी लग गया समझ जाइए बाहरी में है। और त्वचा के भीतरी परत को क्या कहते हैं, नहीं, डर्मिस कहते हैं, ठीक है, भीतरी परत। तो मानव या जंतुओं के त्वचा को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, बाहरी परत और भीतरी परत। बाहरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, भीतरी परत को क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं। और ये जो त्वचा की बाहरी और भीतरी परत है, इसमें कई ग्रंथियां मौजूद है। इसमें क्या दोस्तों, कई ग्रंथियां मौजूद है, मौजूद है। कौन कौन ग्रंथियां मौजूद है, जिसमें प्रमुख जो है वे आपके नोट में दिया हुआ, पर ये तो एक नजर तो रही है। तो अब मनोहर पोथी पढ़ने के लिए बोले हैं, समझने के लिए बोले हैं, ठीक है, एकदम पढ़ने के लिए बोले, पढ़ना चालू कर दिए। समझिए समझिए, आवाज देकर बच्चों लोग पढ़ते ना जी, बोलो ए डबल पी। हम लोग बच्चा थे ना, आवाज जब तक देते थे नहीं देते थे, गार्जियन को बुझाता ही तक पढ़ रहा है, क्या करे, पढ़ रहा है तो आवाज क्यों आ रहा है, काहे ना आ रहा है। ऐसा घटना घटा है। लेकिन बच्चा भी उसी कैटेगरी का था, गार्जियन को देखा तभी आवाज देता था, क्या नहीं था। अब कभी कभी तो गार्जियन सब अलगे रुतबा में रहता है कि किसके दरवाजे से ज्यादा आवाज आ रहा है, नहीं जी, बेचारा बच्चों में रेसिंग चलने लगता था, ठीक है। ये दौर था, लालटेन का दौर था, राजद का नहीं, लालटेन, सच का लालटेन का दौर था, नहीं बहुत समझिए ना। लालटेन जब बिजली नहीं थी, और उस समय लगभग 2005 में 20% विद्युतीकरण था, ठीक है, बड़े बड़े शहरों तक ही, सभी शहरों में भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा था ठीक तरह से। खैर आइए त्वचा पर आइए, त्वचा में कौन कौन ग्रंथि है देख लिए, कौन कौन ग्रंथि है। ये सभी ग्रंथियां कौन बनाते हैं, कुबाइडल, ध्यान रखिएगा, कुबाइडल इपिथेलियम, कुबाइडल इपिथेलियम ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। लेकिन कौन ग्रंथि का निर्माण, जो त्वचा के बाहरी और भीतरी परत पर होते हैं, त्वचा के बाहरी और भीतरी परत पर होते हैं। कुछ ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर है,
उन सब ग्रंथियों का निर्माण नहीं, केवल इन्हीं सब ग्रंथि का। तो कुबाइडल में यही निकर याद रखना है। वैसे नाम से यह स्पष्ट है कि कोशिका कैसे होगी, है कि ना है? नाम से यह स्पष्ट है कोशिका कैसे होगी, घनाकार होगी। और इसका जो मुख्य काम होता है दोस्तों, ग्रंथियों का निर्माण करना। एपिडर्मिस और डर्मिस परत में जितने भी ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को कभी कभी यूनिसेलुलर ग्लैंड कहा जाता है। त्वचा के एपिडर्मिस और डर्मिस में जितने ग्रंथियां हैं, उनको यूनिसेलुलर ग्लैंड, एक कोशिकीय ग्रंथि कहकर भी संबोधित किया जाता है। लेकिन एक कोशिकीय है नहीं वो, लेकिन किया जाता है। इन सभी एक कोशिकीय ग्रंथि का अर्थात बाहरी और भीतरी परत में पाए जाने वाले ग्रंथि का निर्माण एपिथेलियम ऊतक से होता है। और किस एपिथेलियम से? कुबाइडल से। तो एस्क्वेमस हो गया, कोलुमनर हो गया दोस्तों, कोलुमनर हो गया। अगला है सीलिएटेड। चौथा टाइप है एपिथेलियम का सीलिएटेड। सीलिएटेड पक्षांबी कोशिका, सॉरी ऊतक, सीलिएटेड। यह ऊतक दोस्तों स्तंभाकार यानी कि कोलुमनर एपिथेलियम के ही समान होते हैं। ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम जो है कोलुमनर के ही समान होते हैं, यानी कि स्तंभ के समान होते हैं। ठीक है, स्तंभ के समान होते हैं। अंतर यह दोस्तों सिर्फ इन दोनों ऊतक में अंतर यह है कि इनमें इस तरह के संरचना लगे होते हैं, इस तरह के, जैसे बरस का जो ऊपर वाला भाग होता है फाइबर वाला, देखे है ना, सेम टू वही संरचना इस तरह से। इस संरचना को, ठीक है, इस संरचना को, ठीक है, इस संरचना को कहा जाता है क्या? सीलिया। हिंदी में भी इसे क्या कहा जाता है? सीलिया ही कहा जाता है। यानी कि सीलिया के कारण इस ऊतक का नाम सीलिएटेड इसलिए पड़ा, इस ऊतक का नाम सीलिएटेड इसलिए पड़ा कि इस ऊतक के कोशिकाओं में सीलिया लगे हुए और एक माइक्रोविलाई नामक संरचना दिखाई थी। आप सीलिया और माइक्रोविलाई में अंतर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? निश्चित तौर पर कर पा रहे होंगे। माइक्रोविलाई नीचे में था, सीलिया ऊपर में है। और यह ऊतक उन भागों में पाए जाते हैं जहां कोई न कोई पदार्थ का आवागमन होते रहता है, आते जाते रहता है। शरीर के कुछ अंग हैं जहां कोई न कोई पदार्थ आते जाते रहते हैं। उदाहरण के लिए एक अंग हम आपको बता रहे हैं जिसका नाम है ट्रेकिया। ट्रेकिया, इसका हिंदी नाम है श्वसन नली। और इसमें आते जाते रहता, किया आते भी रहता है और सांस लेते भी रहते हैं और सांस छोड़ते भी रहते हैं। तो कुछ अंग ऐसे हैं मानव शरीर में जहां कोई न कोई पदार्थ आते जाते रहता है दोस्तों, आते जाते रहता है। ऐसे ही अंगों के बाहरी भाग जो एपिथेलियम से बने रहते हैं वे कौन है? सीलिएटेड। और सीलिएटेड अपने सीलिया के मदद से, सीलिएटेड एपिथेलियम के कोशिकाएं अपने सीलिया के मदद से पदार्थ को आने जाने में मदद करते रहता है, आने जाने में मदद करने रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, रक्त नलियों में रक्त आते जाते रहते हैं, तो रक्त सीलिया के मदद से नहीं बहते हुए हृदय के दाब के मदद से बहते हैं। हम रक्त नलियों को नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको बताया कि ऐसे जहां कुछ ना कुछ आते जाते रहते हैं वहां पर सीलिएटेड एपिथेलियम है। तो आपको लगेगा कि रक्त नली में तो रक्त आते जाते रहता, लेकिन वो नहीं, वहां पर नहीं होता। रक्त आते जाते रहते हैं हृदय के दाब के बदौलत, सीलिया के बदौलत नहीं। तो वो सभी अंग जहां कुछ ना कुछ आते जाते रहते हैं
दोस्तों वो सिलिएटेड इपिथीलियम से उसका बाहरी परत बना होता है। तो इपिथीलियम ऊतक के 4 प्रकार के स्क्वेमस, कोलुमिनर, कुबाइडल और स्क्वेमस, और ये जो 4 प्रकार इपिथीलियम का है ये कोशिकाओं के आकार के आधार पर है। स्क्वेमस का आकार, स्क्वेमस ऊतक के कोशिकाओं का आकार दीवार में लगे ईंट के समान था। कोलुमिनर का बड़े बड़े स्तंभ के समान था जिसमें माइक्रोविलाई लगे थे। कुबाइडल का तो नाम ही कुबाइडल है, घनाकार आकृति वाले, और सिलिएटेड आपके सामने में है। हर इपिथीलियम अंगों के बाहरी भागों का निर्माण करते हैं, लेकिन सभी अंगों के बाहरी भाग एक तरह के इपिथीलियम से नहीं बने होते हैं। त्वचा का पूरा निर्माण स्क्वेमस इपिथीलियम से हुआ है। ऐसे अंग जहां अवशोषण सेक्रेशन का कार्य होता है वहां कोलुमिनर स्तंभाकार है। ऐसे अंग जो ग्रंथियां बनाते हैं, त्वचा के ऊपरी और भीतरी परत की जो ग्रंथियां बनाते हैं वो कुबाइडल हो गया। सिलिएटेड आपके सामने में है। इपिथीलियम क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा।